हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट के लेक्चर नंबर फर्स्ट में। सिंपल सरल और आसान भाषा में हम सारी चीज़ों को देखेंगे, सारी चीज़ों को समझेंगे। तो चलिए लेक्चर नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको सभी सब्जेक्ट के पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, प्री बोर्ड के पेपर चाहिए, पिछले 10 साल के ओरिजिनल बोर्ड पेपर चाहिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए कि हाँ आपके बैक वगैरह ना लगे, आप फेल वगैरह ना हो, तो इसके लिए आप सभी स्टूडेंट्स पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को जाकर के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और सारी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। डायरेक्ट लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, ये जो चैप्टर है हम स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक और बुनियादी चीज़ें हैं इससे संबंधित, वो देख लेते हैं कि आपका अप्लाइड फिजिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, कितने चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स में कौन कौन से आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं, और सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि किस चैप्टर का वेटेज कितना है, अर्थात कहिए कि किस चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आपके राइज होते हैं बोर्ड परीक्षा में। इन सारी चीज़ों को देख लेते हैं, उसके बाद से हम यूनिट नंबर फर्स्ट को, अर्थात करिए कि चैप्टर नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं। तो अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट यानी कि अनुप्रयुक्त भौतिकी फर्स्ट, ये आपका जो सब्जेक्ट है, आपको मालूम है मैंने शुरू में ये आपको बताया कि सभी के लिए अर्थात सभी ब्रांच के लिए कॉमन होता है। क्या होता है? सभी ब्रांच के लिए, अगर अप्लाइड फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री या फिर कह लीजिए कि आपका मैथमेटिक्स हो गया, जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर के और सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट हो गए, वो सभी ब्रांच के लिए कॉमन होता है, सभी ब्रांच को यही पढ़ना होता है। जैसे आप थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे, उसके बाद से आपको अपने ब्रांच से संबंधित, आपका मैकेनिकल होगा तो मैकेनिकल वाला कोर्स पढ़ना होगा, सिविल होगा तो सिविल वाला अलग पढ़ना होगा, इलेक्ट्रिकल होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स होगा, सबका अलग अलग पढ़ना होगा। लेकिन फर्स्ट ईयर की बात करें, अर्थात फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें, तो सभी के जो सब्जेक्ट्स वगैरह रहते हैं, सिलेबस वगैरह रहते हैं, वो सेम रहते हैं, अर्थात कॉमन रहते हैं, ठीक है। तो ये सभी के लिए कॉमन है। फिर देखिए, अनुप्रयुक्त भौतिकी है, इसमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्या है, किस प्रकार का ये आपका सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अनुप्रयुक्त भौतिकी में हमारे आसपास की ही दुनिया से संबंधित विविध विषयों का अध्ययन शामिल है। जैसे मान लीजिए कि आप साइकिल चला के कहीं जा रहे हैं, तो साइकिल तो अपने आप चलेगी नहीं, उस पर आप फोर्स अप्लाई करेंगे तभी तो साइकिल आपकी आगे पीछे जाएगी। तो बिना फोर्स का आपका काम नहीं होगा। वो भी आपकी क्या है, वो भी आपका अप्लाइड फिजिक्स ही है एक प्रकार से। इसका उद्देश्य अवलोकन और वस्तु के व्यवहार के तरीके की भविष्यवाणी दोनों के द्वारा इस दुनिया की समझ देना है कि कैसे कैसे कहिए कि काम होता है और फिजिक्स का उपयोग कैसे होता है। अभी मैंने आपको बताया कि आप साइकिल चला कर जा रहे हैं कहीं, तो बिना फोर्स के आप साइकिल नहीं चला पाएंगे। वो भी आपका क्या है, फोर्स क्या है, वो भी आपका एक फिजिक्स का ही पार्ट है। इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में भौतिक नियमों, विश्लेषण और अनुप्रयोगों के ठोस ज्ञान को इस पाठ्यक्रम सामग्री में प्रमुखता दी गई है। और देखिए नोट में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि शिक्षकों को प्रत्येक विषय की बात करिए कि प्रत्येक विषय में विभिन्न अवधारणाओं और सिद्धांतों के इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों के उदाहरण देने चाहिए, ताकि छात्र इन अवधारणाओं और सिद्धांतों को सीख सके और उनकी सराहना कर सके। सभी विषयों में एसआई इकाइयों का पालन किया जाना चाहिए, यानी कि सभी विषयों में जो एसआई इकाइयां है उसी का पालन किया जाएगा। अब चलिए चलते हैं अपने चैप्टर्स अर्थात पाठ की ओर। टोटल आपको कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं? तो टोटल आपको 6 चैप्टर्स पढ़ने हैं। कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं? टोटल आपको 6 चैप्टर्स पढ़ने हैं। पहला जो चैप्टर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कौन सा है? यूनिट्स एंड डायमेंशंस, यानी कि मात्रक एवं विमाएं, जिससे आपके बोर्ड परीक्षा में 9 नंबर के क्वेश्चन एराइज होंगे। दूसरा है आपका फोर्स एंड मोशन, अर्थात बल और गति, इससे आपके 10.8 नंबर के क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में एराइज होंगे। ये जो एक्चुअल डेटा है वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ये भी हो सकता है कि यहाँ पे कहिए कि थोड़ा सा कम ज्यादा करके यहाँ पे इसको 11 कर दिया जाए या फिर 10 ही किया जाए, लेकिन जो एक्चुअल में डेटा है, इतने इतने मार्क्स के ही आपके जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में है, इतने इतने मार्क्स के ही आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन एराइज होंगे। जैसे कि यहाँ पे 10.8 दिख रहा होगा, ये आपका ऑफिशियल डेटा है, ऑफिशियल मार्क्स है, जो आपके ऑफिशियल करिए कि सिलेबस में है, ठीक है। अर्थात यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जैसे फोर्स हो गया और मोशन हो गया, तो कई जगह आप देखेंगे तो फोर्स का अलग चैप्टर रहेगा, मोशन का अलग चैप्टर रहेगा, ठीक है। लेकिन आपका सिलेबस में ये आपके एक ही में दिया है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक ही में डिजाइन किया है, एक ही में बनाया है। अगर आप जैसे मान लीजिए कोई बुक वगैरह लेते हैं या फिर कहीं देखेंगे, तो फोर्स का एक अलग चैप्टर रहेगा, तभी कोई समस्या नहीं है, मोशन का अलग चैप्टर रहेगा, तभी कोई समस्या नहीं है। मेन है भाई, टॉपिक्स को पढ़ने से मतलब है, आपके सिलेबस में एक ही में दिया है, इसलिए मैंने एक ही में रखा है, ठीक है। और 10.8 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से राइज होंगे चैप्टर नंबर सेकेंड में। चैप्टर नंबर थर्ड की बात करें तो वर्क पावर एंड एनर्जी, यानी कि कार्य ऊर्जा और कहिए कि कार्य शक्ति और ऊर्जा हो गया, इससे 9 नंबर के पूछे जाएंगे। अब जैसे यहाँ पे देखेंगे, आप कोई बुक वगैरह लेंगे तो कार्य का हो सकता है अलग चैप्टर हो, शक्ति का अलग चैप्टर हो, ऊर्जा का अलग चैप्टर हो, लेकिन ये आपके सिलेबस में एक ही में है
और सिंपल सा चैप्टर है, इजी सा चैप्टर है, थोड़ा सा लंबा है लेकिन सिंपल और इजी है, ठीक है। फिर चौथा हो गया रोटेशनल मोशन यानी कि घूर्णन गति, घूर्णी गति, इसमें भी आपके 9 नंबर के क्वेश्चन अराइज होंगे। फिर पांचवा हो गया आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर यानी कि पदार्थों के गुण, इससे आपके 11.4 नंबर के क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में क्या होंगे, अराइज होंगे, 11.4 सबसे ज्यादा है, ठीक है। फिर हीट एंड थर्मोमेट्री की बात करें, उष्मा और तापमापी की बात करें, तो इससे 10.8 नंबर के क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में अराइज होंगे। तो ये आपको पूरा ओवरव्यू मालूम चल गया कितने चैप्टर्स है, टोटल 6 चैप्टर्स है, अर्थात करिए कि 6 यूनिट कर सकते हैं। इसमें चैप्टर्स कई सारे बन जाएंगे, वर्क का अलग बन जाएगा, पावर का बन जाएगा अलग, एनर्जी का अलग बन जाएगा, लेकिन ये आपके सिलेबस में एक ही में दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके टॉपिक्स को देख लेते हैं, चैप्टर वाइज टॉपिक्स को, जिसे फर्स्ट चैप्टर अभी हम शुरू करने वाले हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। तो इंजीनियरिंग और विज्ञान, इंजीनियरिंग और विज्ञान में मापन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसका करिए कि नीड क्या है इसमें। फिर भौतिक राशियों के बारे में पढ़ना है, और मूलभूत और व्युत्पन्न राशियों के बारे में पढ़ना है, यानी कि फंडामेंटल और ड्राइव क्वांटिटी के बारे में पढ़ना है। इकाइयों के बारे में पढ़ना है, इकाइयों की प्रणाली के बारे में पढ़ना है, आपका सीजीएस प्रणाली हो गया, एसआई प्रणाली हो गया, और आपका एफपीएस प्रणाली हो गया, इसके बारे में पढ़ना है। तो अभी ये आप पूरा ओवरव्यू देख लीजिए, हर एक चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 हो गया, इसके टॉपिक्स दिख रहे होंगे, चैप्टर नंबर 3 हो गया, चैप्टर नंबर 4 हो गया, चैप्टर नंबर 5 हो गया, और चैप्टर नंबर 6 हो गया, सारे टॉपिक्स आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। अभी हम फिलहाल में चैप्टर नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या है, इससे पहले भी और कुछ बेसिक और बुनियादी चीजें हैं वो जान लीजिए। सबसे पहले बेसिक बेसिक और छोटी मोटी चीजों को जान लीजिए। ब्रांचेज ऑफ साइंस, साइंस के ब्रांचेज की बात करें तो साइंस के ब्रांचेज में देखिए कई सारे ब्रांचेज होते हैं। एक आपका होता है नेचुरल साइंस, कौन सा होता है, एक आपका होता है नेचुरल साइंस, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। एक आपका होता है सोशल साइंस, और एक आपका होता है फॉर्मल साइंस, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल में, हम नेचुरल साइंस पढ़ रहे हैं। नेचुरल साइंस में 3 चीज आती हैं, फिजिकल साइंस आता है, एक आपका क्या आता है, एक आपका आता है फिजिकल साइंस, एक आपका आता है लाइफ साइंस, और एक आपका आता है अर्थ साइंस। तो इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, फिजिकल साइंस में क्या पढ़ रहे हैं, हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं। ये आपका पूरा तरीके डायग्राम दिख रहा होगा, इसको आप याद कर लेंगे, इससे ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ये आपके नॉलेज के लिए है कि हाँ आप जिस सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हैं वो करिए कि कितने प्रकार के होते हैं, किसके अंतर्गत आता है। तो ये ब्रांचेज ऑफ साइंस की ब्रांच है एक तरीके से, और साइंस में आपका नेचुरल साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, फॉर्मल साइंस हो गया। तो ये आपके नेचुरल साइंस के अंतर्गत आता है। नेचुरल साइंस में भी 3 होते हैं, फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस और अर्थ साइंस। तो ये आपका फिजिकल साइंस का करिए कि एक पार्ट है, फिजिक्स जो है आपके फिजिकल साइंस का एक पार्ट है, ठीक है। ये चीज आप समझ गए। फिर चलिए आगे चलते हैं, साइंस क्या है अर्थात विज्ञान क्या है। सबसे पहले ये जान लेते हैं भाई, हम विज्ञान के अंतर्गत जो चीजें हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो विज्ञान आखिर साइंस है क्या, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो प्राकृतिक अथवा मानव रचित घटित घटनाओं के तथ्यों का सुसंगठित स्पष्ट तरीके क्रमबद्ध ज्ञान ही क्या है, विज्ञान है। अर्थात किसी चीज के बारे में मोटा मोटी अगर आपको सिंपल सरल और आसान भाषा में बताने की कोशिश करूं, तो किसी भी चीज के बारे में, चाहे वो प्राकृतिक हो चाहे वो मानव रचित हो, किसी भी चीज के बारे में एक तरीके से विस्तृत ज्ञान जब हम प्राप्त करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। अर्थात किसी भी चीज के बारे में विस्तृत ज्ञान प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। इसके कई सारे डिफिनेशन, कई तरीके से डिफिनेशन बन सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्राकृतिक अथवा मानव रचित घटित घटनाओं के तथ्यों का सुसंगठित स्पष्ट और क्रमबद्ध ज्ञान ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। साइंस इज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ फैक्ट्स, इवेंट्स एंड हैपनिंग्स ऑफ नेचुरल एज वेल एज मैन मेड ऑरिजिन, ठीक है। वास्तव में देखिए, वास्तव में विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि वास्तव में विज्ञान यानी कि साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द साइंसिया से हुई है, जिसका अर्थ है जानना, टू नो। क्या अर्थ है, जिसका अर्थ है जानना है। यानी कि वास्तव में जो साइंस है, विज्ञान शब्द की उत्पत्ति जो है, साइंस शब्द की उत्पत्ति जो है वो लैटिन शब्द साइंसिया से हुई है, जिसका अर्थ है जानना अर्थात टू नो। तथा भौतिकी, अब फिजिक्स की बात आ रही है, तथा भौतिकी यानी कि फिजिक्स ग्रीक शब्द फिजिकोस है, फिजिकोस से लिया गया है, या फिर फिजिकोस है, जिसका अर्थ है प्रकृति, अर्थात कह लीजिए नेचर। प्रकृति, जाहिर सी बात है, हम प्रकृति में जितनी चीजें होती हैं, चाहे वो आपका बल हो, चाहे जितनी भी चीजें ग्रेविटेशनल फोर्स हो, सारी चीजों का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तथा यहाँ पे दिख रहा होगा, तथा भौतिकी यानी कि फिजिक्स ग्रीक शब्द फिजिकोस है, जिसका अर्थ है प्रकृति अर्थात नेचर। इस प्रकार भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है। अब यहाँ पे फिजिक्स का डिफिनेशन देख लीजिए कि फिजिक्स क्या है। अभी तो आपने ऊपर विज्ञान का देख लिया कि हाँ साइंस क्या है, अब फिजिक्स का यहाँ पे देख लीजिए कि सरल शब्दों में फिजिक्स का डिफिनेशन क्या है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा, भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है, क्या है, भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का, प्रकृति भी हो गया आपका, और प्राकृतिक घटनाओं का क्रमबद्ध क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, अर्थात विस्तार में हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। वही आपका क्या है, फिजिक्स है। फिर एक और डिफिनेशन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे फिजिक्स का। फिजिक्स क्या है, तो फिजिक्स विज्ञान की वह शाखा है,
क्या है? फिजिक्स क्या है? विज्ञान की वह शाखा है जो पदार्थ, ऊर्जा और उनकी अंतःक्रियाओं का अध्ययन करती है। यह प्राकृतिक जगत में होने वाली घटनाओं को समझाने की कोशिश करती है, जैसे कि गति हो गया, बल हो गया, प्रकाश हो गया, ऊर्जा हो गया। ये चीज़ है क्या? कैसे काम करता है? कितने प्रकार के होते हैं? इन्हीं के बारे में विस्तृत क्या होता है? अध्ययन होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं, अर्थात भौतिकी कहते हैं। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शंस। It attempts to understand phenomena in the natural world such as motion, force, light and heat। ठीक है, अथवा में देखिए करके एक और डिफिनेशन दिया गया है कि भौतिकी क्या है। तो एक और डिफिनेशन में अगर आप देखेंगे दूसरा डिफिनेशन, तो यहाँ पे दिख रहा होगा, भौतिकी विज्ञान पद्धति का उपयोग करके प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करती है और उनके पीछे के नियमों और सिद्धांतों को समझाने की क्या करती है? कोशिश करती है। उदाहरण में आपको दिख रहा होगा, गति हो गया, बल हो गया, प्रकाश हो गया, ध्वनि हो गया, विद्युत हो गया, चुंबकत्व हो गया और गुरुत्वाकर्षण हो गया। ये सभी भौतिकी के अध्ययन के विषय हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी दिख रहा होगा, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होंगे अपना देख लेंगे, सिंपल है। फिर देखिए, भौतिकी विज्ञान की सबसे विशाल एवं विस्तृत शाखा है, अतः सुगमता हेतु इसका संपूर्ण अध्ययन निम्न शाखाओं में विभाजित करके किया जाता है। कितनी शाखाएं हैं? भौतिकी जो हो गया, तो भौतिकी में भी आपके कई सारे ब्रांच होते हैं। किस चीज के बारे में आपको पढ़ना है, किस चीज के बारे में आपको स्टडी करना है, उससे संबंधित एक एक ब्रांच बनाया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सामान्य भौतिकी, यानी कि जनरल फिजिक्स। जनरल फिजिक्स में क्या होता है? यहाँ पे आपको पहला पॉइंट दिख रहा होगा, सामान्य भौतिकी अर्थात जनरल फिजिक्स। इसमें द्रव्य के सामान्य गुण तथा बल के अधीन गति अथवा विराम अवस्था, गुरुत्वाकर्षण, द्रव यांत्रिकी आदि का अध्ययन किया जाता है। फिजिकल जनरल साइंस में, यानी कि सामान्य भौतिकी में क्या किया जाता है? इसमें द्रव के सामान्य गुण तथा बल के अधीन गति अथवा विराम अवस्था, गुरुत्वाकर्षण, द्रव यांत्रिकी आदि का अध्ययन किया जाता है। फिर दूसरा आपको दिख रहा होगा स्थिर वैद्युतिकी तथा विद्युत, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसमें क्या होता है? इसमें स्थिर आवेशों, प्रेरण तथा गतिमान आवेशों के गुणों, अभिलक्षणों आदि का अध्ययन किया जाता है, अर्थात इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अध्ययन किया जाता है। फिर तीसरा दिख रहा होगा आपको इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉन तथा कोटर। इसमें किस चीज का अध्ययन किया जाता है? तो इलेक्ट्रॉन तथा कोटर, तापयान, निर्वात बल में तापयानिक उत्सर्जन, अर्धचालक पदार्थ, प्रवर्धक, दोलित्र हो गया, आईसी हो गया आदि का अध्ययन किया जाता है। फिर आपका प्रकाशिकी हो गई। चौथा आपको दिख रहा होगा प्रकाशिकी, यानी कि ऑप्टिक्स। इसमें प्रकाशिकी सूत्र वगैरह हो गए। ठीक है, प्रकाश संचरण माध्यम, लेजर हो गया, मेजर हो गया, अपवर्तनांक हो गया, अपवर्तन हो गया, प्रवर्तन हो गया, ध्रुवण हो गया आदि का अध्ययन किया जाता है। ये सब आप 10th और 12th में पढ़ के आएंगे। ठीक है, फिर पांचवा दिख रहा होगा आपको ऊष्मा तथा ऊष्मागतिकी। इसमें क्या होता है? ऊष्मा ऊर्जा, ताप तथा ऊष्मा ऊर्जा हस्तांतरण विधि, पदार्थों की ऊष्मा चालकता गुणांक, ऊष्मागतिकी के नियम आदि का अध्ययन किया जाता है। फिर आपको छठा दिख रहा होगा ध्वनि दिख रहा होगा, यानी कि साउंड दिख रहा होगा। इसमें माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ, यांत्रिक तरंगों के प्रकार, उनका माध्यम में संचरण, प्रवर्तन, ध्वनि तरंगों के गुण, ध्वनिकता, भवन ध्वनिकी आदि का अध्ययन इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। फिर नाभिकीय भौतिकी हो गया, न्यूक्लियर फिजिक्स हो गया। इसमें अणुओं, परमाणुओं तथा अन्य अवयवी कणों तथा उनके अंतर संबंधों एवं नाभिकीय ऊर्जा, रेडियो एक्टिविटी इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। फिर क्वांटम फिजिक्स आपका हो गया। इसमें प्रकाश ऊर्जा कणों, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश कणों के संचरण तथा अन्य अभिलक्षणों का अध्ययन किया जाता है। और फिर आपको 9वां नंबर पे दिख रहा होगा सापेक्षता का सिद्धांत, यानी कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इस सिद्धांत के द्वारा स्थिर तथा गतिमान वस्तुओं के मध्य संबंध का अध्ययन किया जाता है। और फिर आपका हो गया थ्योरी ऑफ सिमेट्री। इसमें सूक्ष्मतम स्तर पर अथवा अखिल विस्तारित ब्रह्मांड की स्थितियों पर सममितता का सिद्धांत लागू कर प्राकृतिक अथवा प्राकृतिक घटनाओं आदि का कली की अध्ययन किया जाता है। तो ये सारे आपके फिजिक्स के अलग अलग ब्रांच है। फिजिक्स के अलग अलग ब्रांच के अंतर्गत आप अलग अलग टॉपिक्स का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। वही सारी चीजें यहाँ पे इंग्लिश में दिख रही होंगी। ठीक है, आप पढ़ लेंगे इंग्लिश में। अब मेन आपका स्टार्ट होता है यहाँ से। अभी ऊपर आपने जितनी चीजों को पढ़ा देखा, वो एक तरीके से जनरल चीजें थी, सामान्य चीजें थी आपकी फिजिक्स के बारे में और साइंस के बारे में। मेन आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका यहाँ से स्टार्ट होता है भौतिक राशि, यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज। ये चीज क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटीज कहते किसे हैं? तो कोई भी मापी जा सकने वाली राशि क्या कहलाती है? भौतिक राशि कहलाती है। अर्थात ऐसी राशि जिसे हम माप सकते हैं, अर्थात नाप सकते हैं, उसका मेजरमेंट कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। जैसे आपका झगड़ा वगड़ा होता होगा तो आप कहते होंगे कि तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। ठीक है, तो आप ताकत अर्थात जो आपका फोर्स हो गया, ताकत मतलब वही आपके पास क्या कितना फोर्स है, कितना बल है। तो बल को आप मापते हैं, नापते हैं न्यूटन में, उसका करिए उसका मात्रक है, बल का मात्रक क्या है? न्यूटन है। इसी प्रकार से आपकी अन्य जितनी भी राशियां हो गई, जैसे कि आपका कहिए कि
द्रव्यमान हो गया यानी कि मास हो गया, तो वो भी आपका किस में होता है, किलोग्राम में होता है। लंबाई हो गया वो आपका मीटर में होता है, सेंटीमीटर में, डेसीमीटर में, सारी चीजें होती है। लेकिन मेन जो आपका होता है एसआई मात्रक की यहाँ पे बात हो रही है। अभी आपने शुरू में भी देखा कि जो भी सारी चीजें जो मेन चीजें है वो आपका एसआई में ही, मतलब जो मेन मात्रक है आपका एसआई मात्रक ही यहाँ पे लागू किया जाएगा सभी के लिए। तो लंबाई हो गया, समय हो गया, तापमान हो गया, क्या करते हैं तापमान, टेम्परेचर को भी तो आप मापते हैं ताप को। जैसे आपका झगड़ा वगैरह होता है तो कहते हैं बहुत गर्मी है तुम्हारे अंदर, गर्मी मतलब टेम्परेचर, ठीक है, उसको भी हम मापते हैं थर्मामीटर से, ठीक है। विस्थापन हो गया, वेग हो गया, बल हो गया, त्वरण हो गया, कार्य शक्ति, ऊर्जा, प्रतिरोध, धारा, विद्युत विभव, ज्योति तीव्रता, आवेश, यंग मापांक, श्यानता, बहुत सारी राशियां होती है, ठीक है। तो जितनी भी राशियां होती है जिसे हम माप सकते हैं, अर्थात कह लीजिए कि नाप सकते हैं, मेजरमेंट उसका कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उससे हम भौतिक राशि कहते हैं। क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। एक बार और रिपीट कर दूं कि कोई भी, अब जरूरी नहीं है कि हाँ जैसे डिफिनेशन लिखा हुआ है ऐसे ही आपको लिखना है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि कोई भी मापी जा सकने वाली राशि भौतिक राशि कहलाती है। आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं कि ऐसी राशि जिसे हम माप सकते हैं भौतिक राशि कहलाती है, या फिर मापी जा सकने वाली राशि को भौतिक राशि कहते हैं। सिंपल सा डिफिनेशन है कि कोई भी मापी जा सकने वाली राशि जिसे हम माप सकते हैं, नाप सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहलाते हैं, अर्थात वो भौतिक राशि कहलाती है। एनी मेजरेबल एंटिटी इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। फिर चलते हैं आगे के टॉपिक को। एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया, सारे एग्जाम्पल है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। भौतिक राशियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है, तो दो प्रकार की होती है। एक होता है आपका मूल राशि यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज, और दूसरा होता है आपका व्युत्पन्न राशि। यहीं पे मैं आपको समझा दे रहा हूँ, आगे भी हम चलेंगे समझेंगे। मूल राशियां क्या होती है, मूल राशि आपकी फिक्स कर दी गई है कि हाँ ये इतनी मूल राशियां हैं, तो मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो फिक्स कर दिया गया है। और व्युत्पन्न राशियां क्या होती है, जो मूल राशियों की सहायता से व्यक्त की जाती है, यानी कि बिना मूल राशि के व्युत्पन्न राशि आपका नहीं बन पाता है। अभी हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले ये चीज समझ लीजिए कि जो भौतिक राशियां होती है कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। देखिए भौतिक राशियों के वर्गीकरण की बात करें तो इनका वर्गीकरण दो तरीके से होता है। एक होता है मापन और मात्रक के आधार पर, जो कि फिलहाल में अभी आप इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, मापन और मात्रक के आधार पर है। और दूसरा होता है आपका दिशा और परिमाण के आधार पर। मापन और मात्रक के आधार पर तीन प्रकार, अभी मैंने ऊपर आपको दो ही प्रकार बताया, लेकिन ये तीन प्रकार के होते हैं। कई जगह तीन प्रकार दिया जाता है, कई जगह दो प्रकार दिया जाता है। और ये जो पूरक राशि है ये आपका अलग से दिया होता है, इसके बारे में आपको समझा दूंगा, सिंपल सा है। फिर अगर देखेंगे दिशा और परिमाण के आधार पर, तो एक आपका होता है सदिश राशि और दूसरा होता है आपका अदिश राशि, ठीक है। यानी कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी ये आपके दिशा और परिमाण के आधार पर होते हैं, और मापन और मात्रक के आधार पर आपके मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और पूरक राशि होते हैं। तो इस चैप्टर में हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में अर्थात करिए कि आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो मूल राशि और व्युत्पन्न राशि होती क्या है, तो मूल राशि देखिए किसे कहते हैं। मूल राशियां वे राशियां होती हैं, मूल राशियां वे राशियां होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं होती है। ये राशियां स्वतंत्र होती हैं और अन्य राशियों से प्राप्त नहीं होती है। उदाहरण के लिए जो मूल राशियां है वो कितनी होती हैं, आपकी सात होती हैं। उदाहरण के लिए देखिए लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, विद्युत धारा हो गया, तापमान हो गया, ज्योति तीव्रता हो गया और पदार्थ की मात्रा हो गया, को मूल राशियां माना जाता है, अर्थात मूल राशियां कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं, ठीक है। ये चीज आप समझ गए। मूल राशियां कितनी होती है, सात होती हैं। और मूल राशियां वो राशियां होती है जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये चीज आप समझ गए कि मूल राशि किसे कहते हैं। अथवा देखिए एक और डिफिनेशन आपको देखने को मिल रहा होगा कि मूल राशि वह भौतिक राशि है जो स्वतंत्र होती है और जिसे किसी अन्य भौतिक राशि के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, अर्थात ये फिक्स कर दी गई है कि हाँ ये मूल राशि है। जैसे मान लीजिए कि आपका नाम आपको दे दिया गया है, आपकी एक पहचान आपको दे दी गई है। अब ये तो नहीं है कि सेम आपके जैसे आपके नाम का, आपके पहचान का दूसरे किसी को बैठा दिया जाए, क्योंकि आप फिक्स हो गए हैं कि भाई आपका नाम ये है, आप इस गांव के रहने वाले हैं, आप इस एड्रेस पे रहते हैं, आप इनके लड़के हैं। आपकी जो ओरिजिनल पहचान है वो कोई और नहीं ले सकता है। इसी प्रकार से मूल राशियों को फिक्स कर दिया गया है और ये आपकी सात होती है। और इनकी सहायता से जितनी राशियां कली की बनाई जाती हैं, व्युत्पन्न की जाती है, कली की व्यक्त की जाती है, उन्हें हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं, ठीक है। इनकी सहायता से वो बनती है, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो यही चीज यहाँ पे बताई जा रही है कि मूल राशि क्या होती है। मूल राशि वह भौतिक राशि है जो कहिए कि स्वतंत्र होती है और जिसे किसी अन्य भौतिक राशि के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इसे आधार राशि भी कहा जाता है। एक चीज यहाँ पे नोट कर लेंगे कि इसे आधार राशि भी कहा जाता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम में आपसे एमसीक्यू में पूछ लिया जाए कि हाँ आधार राशि किसे कहते हैं,
मूल राशि को कहते हैं, व्युत्पन्न राशि को कहते हैं, या फिर कहिए कि भौतिक राशि को कहते हैं। तो आपका जो मूल राशि हो गया, इसे हम आधार राशि भी कहते हैं, क्योंकि इसका उपयोग अन्य व्युत्पन्न राशियों को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। फिर देखिए मूल राशियाँ कितनी होती हैं? 7 होती हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक छोटा-सा एग्जाम्पल लेकर के बता रहा हूँ। पहले साइड का एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। मान लीजिए कि आपके पास 2 राशि हो गई। एक राशि आपका एक साइड का एग्जाम्पल है, ठीक है? एक राशि आपका पनीर हो गया, एक राशि आपका मटर हो गया। अब मटर और पनीर से चाहे आप शाही पनीर बनाएँ, चाहे मटर पनीर बनाएँ, चाहे देसी पनीर बनाएँ, चाहे विदेशी पनीर बनाएँ, भाई है तो आपके पास 2 ही प्रकार की मेन राशि। इसी से आप क्या कर रहे हैं? नई-नई चीज़ों का कहिए कि वो निर्माण कर रहे हैं, नई-नई चीज़ें बना रहे हैं, नई-नई चीज़ों का व्युत्पन्न कर रहे हैं। सेम इसी प्रकार से आपकी जो मूल राशियाँ होती हैं, ये 7 आपकी मूल राशियाँ दिख रही होंगी। 7 जो ये आपके दिख रहे होंगे, 1, 2, 3 ये आपका लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, विद्युत धारा हो गया, तापमान हो गया, ज्योति तीव्रता हो गया, पदार्थ की मात्रा हो गया। ये आपकी 7 क्या होती हैं? मूल राशियाँ होती हैं, और इनकी सहायता से ही जितनी राशियाँ बनती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं एक बार समझ लीजिए, चाल इक्वल टू क्या होता है? चाल अर्थात स्पीड इक्वल टू दूरी बटे समय, ठीक है? दूरी क्या है आपका? यहाँ पे दिख रहा होगा लंबाई, ठीक है? लंबाई, दूरी मतलब लंबाई हो गया, तो ये भी आपका क्या है? मूल राशि है। समय क्या होगा? समय यहाँ पे दिख रहा होगा, ये भी आपकी मूल राशि है। तो मूल राशियों की सहायता से ही एक और दूसरी राशि आपकी बन गई चाल यानी कि स्पीड। इसे ही हम क्या कहेंगे? व्युत्पन्न राशि कहेंगे। सेम इसी प्रकार से बहुत सारी राशियाँ होती हैं, बहुत सारी राशियाँ होती हैं जो मूल राशियों की सहायता से क्या की जाती है? व्युत्पन्न की जाती है, जिसे हम कह लीजिए कि व्युत्पन्न राशि कहते हैं। तो मूल राशि आप समझ गए, और इसका एसआई मात्रक भी आप देख लेंगे, एग्जाम में बार-बार एमसीक्यू में पूछा जाता है। जैसे कि अगर लंबाई की बात करें, तो लंबाई का क्या होता है? आपका एसआई मात्रक मीटर में होता है। अब मान लीजिए कि लंबाई की बात करें, जैसे आपको कहना होता है कि हाँ, यहाँ से कितनी दूरी है, तो आप कहते हैं ना कि हाँ 10 किलोमीटर होगा, 5 किलोमीटर होगा, तो किलोमीटर में नहीं चलता है। लंबाई की बात, जब भी दूरी और लंबाई की बात आएगी यहाँ पे फिजिक्स में, तो जो मेन इसका एसआई मात्रक होता है, ऐसे तो आप मीटर कह सकते हैं, सेंटीमीटर भी कह सकते हैं, किलोमीटर भी कह सकते हैं, ठीक है? मील भी कह सकते हैं, लेकिन जो आपका चलेगा फिजिक्स में वो आपका एसआई मात्रक ही चलेगा, अर्थात जो स्टैंडर्ड यूनिट्स है, जो जो जिसका हर जगह उपयोग होता है, यूज़ होता है, वही आपका चलेगा। तो ये आपका मीटर में ही रहना चाहिए, ठीक है? किसमें रहेगा? आपका मीटर में ही रहेगा। लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा? आपका मीटर हो जाएगा। द्रव्यमान का क्या होता है? मास का क्या होता है? किलोग्राम होता है। फिर समय का क्या होता है? सेकंड होता है। जैसे मान लीजिए कहीं घंटा दिया हुआ है कोई किसी न्यूमेरिकल में, तो पहले उसको आपको सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद उसका सॉल्यूशन आपको करना होगा। फिर विद्युत धारा की बात करें तो इसका एम्पीयर में होता है। फिर तापमान की बात करें तो इसका केल्विन होता है। ज्योति तीव्रता की बात करें तो इसका कैंडेला होता है, जिसे सीडी इसका यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये किससे डिनोट करते हैं वो भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है? पदार्थ की मात्रा की बात करें तो इसका मोल होता है। फिर आते हैं, देखिए यहाँ पे वही सारी चीज़ें दी गई हैं कि किससे डिनोट करते हैं, प्रतीक क्या है, मूल मात्रक क्या है। फिर यहाँ पे आपने ये तो देख लिया, ये जो मूल राशियाँ होती हैं, लंबाई जैसे हो गया तो इसको हम स्मॉल एल से कह लिए कि व्यक्त करते हैं, द्रव्यमान को कैपिटल एम से। तो ये तो मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए हो गया कि हम मूल राशियों को कैसे व्यक्त किया जाता है। अब मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं उनको कैसे व्यक्त किया जाता है, जैसे मीटर हो गया, मीटर को कह लिए कि स्मॉल एम से किलोग्राम हो गया, तो केजी से सेकंड हो गया, तो एस से एम्पियर हो गया, तो ये कैपिटल ए से केल्विन हो गया, तो के से कैंडेला हो गया, तो सीडी से मोल हो गया, तो एमओएल से डिनोट करते हैं। कहीं-कहीं पे स्मॉल एमओएल रहता है, कहीं-कहीं कैपिटल रहता है, तो दोनों आपका चल जाएगा, ठीक है? ये चीज़ आप समझ गए। अब देखिए एक-एक करके, जैसे मान लीजिए कि आपका इसमें लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, विद्युत धारा हो गया, तापमान हो गया, ज्योति तीव्रता हो गया, पदार्थ की मात्रा हो गया। लाइन से हम एक-एक टॉपिक को देखेंगे। सबसे पहले लंबाई को, फिर द्रव्यमान को, फिर समय को, फिर विद्युत धारा को, फिर ताप को, फिर ज्योति तीव्रता को, फिर पदार्थ की मात्रा को। इसके बाद से हम नेक्स्ट में कह व्युत्पन्न राशि को पढ़ेंगे। तो ये तो अभी आपकी मूल राशियाँ हो गई, जो 7 हो गई। तो इसके बारे में आपके पास गहराई से जानकारी होनी चाहिए कि ये क्या चीज़ें होती हैं, इनका डेफिनिशन क्या होता है। जैसे मैं आपसे पूछ लूँ, क्या बताइए किलोग्राम का डेफिनिशन बताइए, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे जो नहीं जानते होंगे, क्योंकि इनका जो डेफिनिशन है वो फिक्स है और काफ़ी टेढ़ा है, ठीक है? तो आप नहीं बता पाएँगे, तो वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है? तो लंबाई के बारे में बात करें, लंबाई क्या होता है? देखिए, लंबाई किसी वस्तु के एक सिरे से दूसरे सिरे तक की दूरी का माप होता है। क्या होता है? लंबाई किसी वस्तु के एक सिरे से दूसरे सिरे तक की दूरी का क्या होता है? माप होता है, मेजरमेंट होता है। लंबाई को आमतौर पर मीटर, सेंटीमीटर या किलोमीटर जैसी इकाइयों में मापा जाता है, लेकिन जो एसआई यूनिट है वो आपका क्या है? मीटर है। यहाँ पे इंग्लिश में भी दिख रहा होगा। अब 1 मीटर की परिभाषा, ये तो आपने लंबाई देख लिया, लंबाई का मात्रक मान लीजिए कि जो एसआई यूनिट है मीटर है। अब 1 मीटर, मीटर किसे कहते हैं? 1 मीटर कितना होता है? तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, 1 मीटर लंबाई की अंतर्राष्ट्रीय मानक एसआई इकाई है, जो निर्वात यानी कि वैक्यूम में प्रकाश द्वारा 1/2997945 सेकेंड में तय की गई दूरी के बराबर होती है। जैसे मैं आपसे कहूं कि बताइए किलोग्राम किसे कहते हैं, 1 किलोग्राम किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन बताइए, तो आप क्या कहेंगे?
कि 1000 ग्राम को 1 किलोग्राम कहते हैं, नहीं, ये तो आपका जी के किलोग्राम को ग्राम में बदल के बता रहे हैं। आप ये भी बता सकते हैं मिलीग्राम में बदल के बता सकते हैं, या फिर ये कहेंगे कि जब हम तौलते हैं, नापते हैं तो एक बाट होता है 1 किलोग्राम का, उसे ही हम 1 किलोग्राम कहते हैं, नहीं, ये डेफिनेशन नहीं होगा। इसका एक्चुअल में डेफिनेशन जो कहिए कि आपका साइंटिफिक डेफिनेशन है, वो आपका अलग से बना हुआ है, वो आपका फिक्स कर दिया गया है, उसी को आपको याद करना होता है। आप अपने मन से कुछ बना के इसमें नहीं लिख पाएंगे। जैसे कि आपका 1 मीटर की जो परिभाषा है, इसके 3-4 डेफिनेशन वगैरह है। जो मेन है आपका वो ये है, 1 मीटर लंबाई की अंतरराष्ट्रीय मानक यानी कि एसआई इकाई है, जो निर्वात यानी कि वैक्यूम में प्रकाश द्वारा 1/299792458 सेकंड में तय की गई दूरी के बराबर होती है। ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 मीटर लंबाई की अंतरराष्ट्रीय मानक एसआई इकाई है, जो निर्वात यानी कि वैक्यूम में प्रकाश द्वारा 1/29,97,92,458 सेकंड में तय की गई दूरी के बराबर होता है। इससे हम क्या कहते हैं, 1 मीटर कहते हैं। ये चीज आप समझ गए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की टॉपिक्स वगैरह को कवर करेंगे। तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।